क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अवशोषण निहित है। देखिए, जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंतः शोषक कहलाते हैं। यह बीज के अंकुरण का पहला चरण यानी कि स्टेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संप्रासरण दाबी घोल। देखो कितना लंबा नाम है ये, है ना। ये तो आपके वैसे ही याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ डिटेल देखते हैं इसके बारे में। जब एक कोशिका संप्रासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली में पहुंच जाता है और कोशिका का परिणाम बढ़ जाता है। अंततः कोशिका की झिल्ली के बढ़ जाने से यह कोशिका की कठोर दीवार को धक्का देता है। ऐसी स्थिति में कोशिका फूल अर्थात सूज जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ऊतकजन किसके बाह्य त्वचा बनाती है, वह है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 त्वचा जन। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। पौधों में 3 विभज्योति की परतें पाई जाती हैं जो आरंभिक रूप में 3 समूह में होती है जिसे ऊतक लेय उत्तलनीय कहते हैं। ड्रामिटोजन सबसे ऊपरी परत होती है। यह परत कोशिका को एंटीक्लिनी भागों में बांटती है जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। पेरिबेलम और पेलेरोम 2 अन्य उत्पलन परतें हैं। इसलिए ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह त्वचाजन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा भारी है, इसको 1-2 बार और देखोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको याद रखना है बस ये ऑप्शन त्वचाजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बायोलॉजी ना थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक जब लगता है जब आप पहली बार पढ़ते हो। कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेश्चन अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा और थोड़ा थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को 1 या 2 या 3 बार देखोगे तो ऑप्शन भी और उसकी लैंग्वेज भी यू एंड बेटर अंडरस्टैंड। क्योंकि जो पढ़ाई होती है ना वो सिर्फ एक ही रूल पे चलती है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपीटेशन। जितनी बार चीज़ें रिपीट होगी उतनी अच्छी उसमें एक्यूरेसी आएगी और उतना अच्छा समझ में आएगा। अब देखो आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसको अगर आप दोबारा देखोगे तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आप परसेंटेज ले लीजिए, जब आप पहली बार वीडियो देखोगे तो 40 से 50% समझ में आएगा। जब आप दोबारा देखोगे तो एवरेज 70 तक पहुँच जाएगा, 50 से लेकर 70 तक। तो जब आप दोबारा देखोगे तो 70 से लेकर 90 तक पहुँच जाएगा। तो बस व्याकुल नहीं होना है, जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको बस रिपीट करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वक्रक के आकार की दूर कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 द्विबीजी पादपों में। देखिए ये वक्र जो है ना इसी को हम किडनी बोलते हैं और ये इंग्लिश में अच्छा सा समझ में आता है। बायोलॉजी है ना इंग्लिश में ईजी होती है पढ़नी कंपेयर ऑफ हिंदी, क्योंकि उसमें वर्ड थोड़े अंडरस्टूड है और हम उनके हैबिचुअल भी हैं, हम उनको जानते भी हैं बोलने में। देखो वक्र कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं किडनी, तो इसलिए किडनी एकदम हमारे याद रहती है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। द्विबीजपत्री में रक्षक कोशिकाएं किडनी के आकार की तथा एक बीजपत्री में डंबल के आकार की होती हैं। जब रक्षक कोशिकाएं रंध्र के बाहरी किनारों पर बढ़ती हैं लेकिन आंतरिक रूप से नहीं बढ़ती तो किडनी के आकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जो 2 रक्षक कोशिकाओं के बीच वायु या गैस आदान प्रदान करने के लिए रोमकूप का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है डंबल कार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो ये पूरा पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर डिपेंड है, इसलिए एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हर पर्सन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये यार ये तो पेपर में नहीं आएगा, कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसकी डिटेल देखते हैं।
गेहूं में एक बीजपत्री रक्षक कोशिकाएं डंबल आकृति की होती हैं। गेहूं के रक्षक कोशिकाओं की केंद्रीय भाग संकीर्ण और उसके दोनों सिरे केंद्रीय होते हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के साथ संलग्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डंबल आकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैविक ईंटों से। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए ग्रीन ब्लॉक पूरे प्रतिवेश में कई खंडों में सहमत हरित खंड के निवासी अपने आसपास की सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरितमा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। इन्हें जैव ईंट यानी कि बायोब्रिक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमीबा। देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। अक्टूबर 2011 में अनुसंधान कार्यकर्ताओं ने प्रशांत महासागर में मरियान खाई के सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा की खोज की थी। इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी। यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नोट कर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मादा कईक कोशिका में। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। बार पिंड मादा सोमेटिक सेल में पाए जाने वाला एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम है जो उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें एक्स या जेड द्विगुणित क्रोमोसोम से नहीं बल्कि वाई और डब्ल्यू क्रोमोसोम्स की उपस्थिति में लिंग निर्धारित होता है। एक विशिष्ट महिला के प्रत्येक सोमेटिक सेल में मात्र एक बार पिंड पाया जाता है, जबकि एक विशिष्ट पुरुष में कोई भी बार पिंड नहीं पाया जाता। अब आप ये देख सकते हो कि ये मेल में नहीं पाया जाता और वुमेन में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यह है, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, साइटोपाइज। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। पैरामीशियम के शरीर के अंत में पिछले भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे साइटोप्रोकैट कहा जाता है। पैरामीशियम का अनपचा भोजन इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। पैरामीशियम भोजन के रूप में मुख्यतः बैक्टीरिया और छोटे प्रोटोजोआ, एक कोशिका कवक, डायटम, यीस्ट आदि को ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, एक मर्दूतक कोशिका जो कि कोशिकाएं अजैव पदार्थ संग्रह करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। मर्दूक कोशिकाओं में एग्रेस्टिक पदार्थ संग्रहित रहता है जिसे आइडियोब्लास्ट कहते हैं। रेफिडस कोशिकाओं से युक्त टैनिन कोशिकाएं आइडोब्लास्ट का निर्माण करती है। आइडोब्लास्ट पौधों की ऐसी कोशिकाएं हैं जो पदार्थ के अन्य ऊतकों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। यह संचित संग्रह को ले जाने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेक्सो शर्करा। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। 3 सामान्य शर्कराओं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज का आणविक सूत्र है C6H12O6।
सामान्यता समान रहता है क्योंकि प्रत्येक शर्करा में कार्बन के 6 गुण होते हैं और प्रत्येक शर्करा की आकृति पृष्ठभुज होती है। ये सिंगल सुगरस मोनोसाइकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन और डबल एनर्जी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।